हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। लास्ट वीडियो में मैंने जीईआरडी को एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम जीईआरडी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So multiple choice questions MCQs of GERD. So let's start the video. First question है, what is GERD? GERD gastroesophageal reflux disease क्या होता है? A ऑप्शन है स्टमक एसिड इरिटेट्स द फूड पाइप लाइनिंग। स्टमक का एसिड जो कि फूड पाइप ईसोफेगस की लाइनिंग को इरिटेट कर रहा है। B है एसिड रिफ्लक्स, C हार्टबर्न और D ऑल ऑफ दी अबव। सो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? सो आंसर इसका जो राइट है वो है D ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि GERD में स्टमक एसिड ईसोफेगस की लाइनिंग को इरिटेट करता है, क्योंकि स्टमक से ईसोफेगस में बार बार रिपीटेडली एसिड जो है रिफ्लक्स होता है ईसोफेगस में। एसिड रिफ्लक्स, सो बेसिकली GERD का ही दूसरा नेम एसिड रिफ्लक्स भी है, बिकॉज इसमें एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। हार्ट बर्न भी इसमें होता है। जो कॉमनली हम बोले तो हार्ट बर्न मीन्स जो जलन होती है चेस्ट में, जो चेस्ट पेन जैसा लगता है, उसको बोलते हैं हार्ट बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डायग्नोसिस ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज implies that a patient has which of the following functional abnormalities? एक डायग्नोसिस बनाया है पेशेंट को कि इस पेशेंट को क्या डायग्नोस है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज है एक पेशेंट को। अब इनमें से, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी पेशेंट को है जिसके बेसिस पर डॉक्टर ने ये बोला है कि इसको GERD है? सो ए ऑप्शन क्या है, कंप्रेशन ऑफ द ईसोफेगस फ्रॉम अ डबल एओर्टिक आर्च। ए ऑप्शन कहता है कि डबल आयोटिक आर्च से ईसोफेगस पे कंप्रेशन मींस प्रेशर पड़ रहा है। बी कहता है क्रिकोफेरेंजियल इनकोऑर्डिनेशन, क्रिकोफेरेंजियल इनकोऑर्डिनेशन है, बी ऑप्शन ने ये बोला है। सी कहता है डेनर्वेशन ऑफ ईसोफेजियल मसल, ईसोफेजियल मसल में डेनर्वेशन है। डी कहता है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर इनकॉम्पिटेंस। सो ये चार ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर है डी। अभी एक्सप्लेन करते हैं क्यों है। सो डी का मतलब क्या है, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर इनकॉम्पिटेंस। सो हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में कि ये ईसोफेगस है, दिस इज स्टमक, राइट, और लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर। सो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज में क्या होता है कि बार बार रिपीटेड एक्सपोजर होता है एसिड रिफ्लक्स का, किसके लाइनिंग पे, ईसोफेगस की लाइनिंग पे। किसकी वजह से? ये जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है जो कि ईसोफेगस और स्टमक के बीच में प्रेजेंट है, वहां पर लोकेटेड है, जिसका फंक्शन है एसिड रिफ्लक्स को प्रिवेंट करना। जब भी फूड स्टमक में आ जाएगा तो ये जो स्फिंक्टर है ये टाइटली क्लोज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर मसल प्रेजेंट है, लेकिन ये टाइटली क्लोज नहीं हो पाता, इसलिए ये एसिड जो है बार बार रिफ्लक्स होता है कहाँ पर, ईसोफेगस में। सो GERD में क्या है, जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है वो इनकॉम्पिटेंट है। सो इसका राइट आंसर क्या है, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर इनकॉम्पिटेंस। ए ऑप्शन क्या कहता है, कंप्रेशन ऑफ द ईसोफेगस फ्रॉम अ डबल एओर्टिक आर्च। यहाँ पर डबल एओर्टिक आर्च से ईसोफेगस के ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा, ये नॉर्मल है। क्रिकोफेरेंजियल इनकोऑर्डिनेशन, क्रिकोफेरेंजियल इनकोऑर्डिनेशन का मतलब है कि ये जो अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है जो कि फेरिंक्स और ईसोफेगस के बीच में प्रेजेंट है, ये प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फूड आगे पास नहीं हो पाता ईसोफेगस में। इसको बोलते हैं क्रिकोफेरेंजियल इनकोऑर्डिनेशन। मींस ये जो क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर है या अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है ये प्रॉपरली वर्क नहीं करता, तो इसमें ऐसा नहीं होता। सो GERD में लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर इनकॉम्पिटेंट होता है, ना कि अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। सी ऑप्शन क्या कहता है, डेनर्वेशन ऑफ ईसोफेजियल मसल। ईसोफेजियल मसल की डेनर्वेशन मींस नर्व्स वहां पर डैमेज हो जाना, या फिर नर्व्स की वहां पर सेंसेशन ना रहनी। तो नर्व्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है ईसोफेजियल मसल की, नर्व्स बिल्कुल नॉर्मल है। तो ईसोफेजियल मसल में अगर डेनर्वेशन होता है तो ईसोफेगस में मोटिलिटी में प्रॉब्लम आती है, पेरिस्टाल्सिस नहीं करता, लेकिन इसमें GERD में नर्व्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। सो ये तीनों ही रॉन्ग है। राइट आंसर इसका क्या है, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर इनकॉम्पिटेंस। सो यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसलिए पेशेंट को GERD का डायग्नोस बनाया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लक्स इज एन ऑल्टरनेटिव टर्म फॉर। रिफ्लक्स एक ऑल्टरनेटिव टर्म है। ऑल्टरनेटिव मतलब जो हम किसी और जगह भी यूज कर सकते हैं। सो रिफ्लक्स की जगह कोई और भी टर्म हम यूज कर सकते हैं। कौन सी?
क्या वॉमिटिंग, बी रिगर्जिटेशन, सी एसिड इरोजन या डी सलाइवेटिंग। सो इसका राइट आंसर क्या है, डी रिगर्जिटेशन। सो रिगर्जिटेशन का मतलब भी क्या होता है, बैक फ्लो होना, और रिफ्लक्स का भी मतलब है बैक फ्लो होना। सो क्योंकि जीईआरडी में एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, मीन्स एसिड स्टमक से ईसोफेगस में बैक फ्लो हो रहा है, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर की इनकॉम्पिटेंस की वजह से रिफ्लक्स को और क्या यूज कर सकते हैं हम, रिगर्जिटेशन भी बोल सकते हैं। सो ए वॉमिटिंग नहीं, वॉमिटिंग एक ऑल्टरनेटिव टर्म नहीं है रिफ्लक्स की। वॉमिटिंग की सेंसेशन हो सकती है अगर रिफ्लक्स हो, लेकिन वॉमिटिंग को ही रिफ्लक्स नहीं कहते। देन एसिड इरोजन, एसिड इरोजन होता है जीईआरडी में, लेकिन एसिड इरोजन को रिफ्लक्स नहीं बोलते। सलाइवेटिंग नो। सो इसका राइट आंसर क्या है, रिगर्जिटेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज अ कार्डियक स्फिंक्टर। सो कार्डियक स्फिंक्टर क्या होता है, सो नेम से तो लग रहा है कि ये हार्ट में है, कार्डियक है। कार्डियक स्फिंक्टर, ए ऑप्शन कहता है स्फिंक्टर लोकेटेड इन द हार्ट, बी कहता है वॉल्व लोकेटेड बिटवीन द एओर्टा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, सी ऑप्शन कहता है स्फिंक्टर लोकेटेड बिटवीन लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस एंड स्टमक, ऑल्सो कॉल्ड लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, और डी ऑप्शन कहता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। सो इसका राइट आंसर क्या है, सी sphincter located between lower end of esophagus and stomach, also called lower esophageal sphincter. So lower esophageal sphincter का ही दूसरा नेम क्या है, कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक यहाँ पर वर्ड है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हार्ट में है। यूजुअली कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, लेकिन ये यहाँ पर कार्डियक का हार्ट से कोई लेना देना नहीं है। लोअर esophageal sphincter का ही दूसरा नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। और वैसे भी स्फिंक्टर हार्ट में प्रेजेंट होता है क्या, स्फिंक्टर नहीं होता हार्ट में प्रेजेंट, हार्ट में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्फिंक्टर लोकेटेड इन द हार्ट रॉन्ग है। वॉल्व लोकेटेड बिटवीन द एओर्टा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑप्शंस कमेंट्स में बताओ कि वॉल्व जो कि एओर्टा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर का ही दूसरा नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर ऑफ ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहाँ प्रेजेंट होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी भी डाइजेस्टिव सिस्टम में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी प्रेजेंट होता है जहां पर पैंक्रिएटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों आकर किसमें खुलती हैं, डिओडेनम में खुलती हैं। डिओडेनम क्या है, सी शेप है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहां पर स्फिंक्टर ऑफ ओडी यहाँ पर बनता है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। तो इसको कार्डियक स्फिंक्टर को स्फिंक्टर ऑफ ओडी नहीं बोलते, कार्डियक स्फिंक्टर को क्या बोलते हैं, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हैपन्स इन बैरेट्स ईसोफेगस। बैरेट्स ईसोफेगस में इनमें से कौन सा प्रोसेस होता है। सो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि बैरेट्स ईसोफेगस क्या होता है, जो कि मैंने जीईआरडी में एक्सप्लेन किया है। सो ए ऑप्शन है कार्सिनोमा इन सिटू, बी एट्रोफी, सी हाइपरप्लेजिया, डी हाइपरट्रोफी और ई मेटाप्लेजिया। सो इनमें से कौन सा प्रोसेस बैरेट्स ईसोफेगस में हो रहा है। सो इसका राइट आंसर है ई मेटाप्लेजिया। क्यों, क्योंकि बैरेट्स ईसोफेगस क्या होता है, बैरेट्स ईसोफेगस एसिड रिफ्लक्स की वजह से, क्योंकि स्टमक से बार बार एसिड बैकफ्लो जा रहा है ईसोफेगस में, जिससे ईसोफेगस की लाइनिंग इरिटेट हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है। जब रिपीटेड एक्सपोजर होगा एसिड का ईसोफेगस में, तो ईसोफेगस की जो लाइनिंग है वो चेंज हो जाती है किसमें, जो ईसोफेगस के वहाँ पर जो सेल्स हैं वो इंटेस्टाइनल सेल्स में चेंज हो जाते हैं। क्योंकि बार बार जब एसिड का एक्सपोजर होता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस की लाइनिंग डैमेज हो जाती है, फिर वो हील होती है, तो ऐसे बार बार होता रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ईसोफेगस के जो सेल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग के सेल्स हैं उसके जैसे चेंज हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बैरेट्स ईसोफेगस। और ये क्या है, ये कॉम्प्लिकेशन है जीईआरडी की, और इसमें कैंसर का भी रिस्क रहता है, ईसोफेजियल कैंसर का बैरेट्स ईसोफेगस में रिस्क रहता है। सो ए कार्सिनोमा इन सिटू, क्या वहाँ पर लोकल कैंसर हो रहा है बैरेट्स ईसोफेगस में। बैरेट ईसोफेगस में चांसेस है कैंसर होने के, लेकिन इसमें ये प्रोसेस नहीं हो रहा। बी एट्रोफी, क्या जो टिश्यू है या फिर सेल है वो वेस्ट हो रहा है, नहीं। सी हाइपरप्लेजिया, क्या सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, नहीं। डी हाइपरट्रॉफी, क्या सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, नहीं। मेटाप्लेजिया, यस, बैरेट्स ईसोफेगस में क्या होता है, सेल दूसरे सेल फॉर्म में चेंज हो जाता है। ईसोफेगस की जो सेल्स हैं वो इंटेस्टाइन के जो सेल्स हैं उसमें चेंज हो जाते हैं, इसलिए मेटाप्लेजिया क्या होता है, एक सेल का दूसरे सेल में चेंज होना। सो मेटाप्लेजिया इसका राइट आंसर है।
Next question, in patients with non-dysplastic Barrett's esophagus due to gastroesophageal reflux disease, which of the following is the recommended interval to monitor for malignant transformation? So now क्वेश्चन को हमने सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन पेशेंट विद नॉन डिस्प्लास्टिक Barrett's esophagus. नॉन डिस्प्लास्टिक का मतलब है कि अभी वहां पर कैंसर फॉर्मेशन नहीं हुई. डिस्प्लेसिया का मतलब होता है कैंसरस फॉर्मेशन. नॉन डिस्प्लास्टिक मीन्स कोई कैंसर फॉर्मेशन नहीं है, अभी कैंसर के कोई साइंस नहीं है, लेकिन Barrett's esophagus है पेशेंट को. ड्यू टू गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, GERD की वजह से Barrett's esophagus हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिकमेंडेड इंटरवल टू मॉनिटर फॉर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन? सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कितना इंटरवल, कितना टाइम रेकमेंडेड है कि हमें मॉनिटर करना है कि Barrett's esophagus मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हो गई. मीन्स वहाँ पर मैलिग्नेंट का क्या मतलब होता है? जो स्प्रेड हो जाता है जो कैंसर. सो हमें कितना टाइम देना है दोबारा मॉनिटर करने के लिए कि वहाँ पे मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हो गई, उसको देखने के लिए. सो हमें मॉनिटर करना है. अभी कैंसर के साइंस नहीं है, लेकिन दोबारा कब मॉनिटर करना है ये चेक करने के लिए कि कैंसर फॉर्मेशन तो नहीं हुई. सो ए कहता है एवरी 4 to 6 months, बी एवरी 1 to 2 years, C every 3 to 5 years और D every 6 to 8 years. So इसका राइट आंसर है C every 3 to 5 years. So every 3 to 5 years हमने पेशेंट को मॉनिटर करना है कि जो Barrett's esophagus है वो मैलिग्नेंसी में ट्रांसफॉर्म तो नहीं हुआ, कैंसर के साइन वहाँ पर तो नहीं आ रहे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड ड्रग इज अ प्रोटोन पंप इनहिबिटर? इनमें से कौन सी ड्रग प्रोटोन पंप इनहिबिटर है? सो ए ऑप्शन है पेंटोप्राजोल, बी रेनिटिडीन, सी सुक्रालफेट और डी फेमोटिडीन. सो इसमें से राइट आंसर है ए पेंटोप्राजोल. सो जितने भी ड्रग्स जो प्राजोल से एंड होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स. सो पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ओमेप्राजोल, रैबिप्राजोल, एस्मेप्राजोल, ये सारे ड्रग्स क्या प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स. ये एसिड के अमाउंट को रिड्यूस करते हैं और एसिड रिफ्लक्स में रिलीफ देते हैं. रेनिटिडीन और फेमोटिडीन ये क्या है? ये हिस्टामिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं. सुक्रालफेट क्या है? सुक्रालफेट को प्रोटेक्टेंट्स भी कहते हैं. ये जहाँ पर अल्सर होता है वहाँ जाके स्टिक हो जाता है और एसिड से प्रोटेक्ट करता है. सो सुक्रालफेट भी प्रोटोन पंप इनहिबिटर नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन ओपनिंग और वीकनेस इन द मस्कुलर स्ट्रक्चर इन द वॉल ऑफ द एब्डोमेन कॉल्ड? सो वॉल ऑफ द एब्डोमेन मीन्स एब्डोमिनल जो वॉल है, अगर उसके स्ट्रक्चर में कहीं, उसके मस्कुलर स्ट्रक्चर में कहीं पर वीकनेस होती है या ओपनिंग में वीकनेस हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ए हर्निया, बी स्ट्रक्चर, सी एब्डोमिनल सिस्ट या फिर डी Barrett's esophagus. सो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ए हर्निया. सो हर्निया क्या होता है? कहीं भी अगर एब्डोमिनल वॉल में मस्कुलर स्ट्रक्चर में कहीं अगर वीकनेस आ जाती है जिसके कारण जो ऑर्गन्स हैं वो प्रोट्रूड हो जाते हैं या फिर बल्ज आउट हो जाते हैं उस एब्डोमिनल मसल से, उसको बोलते हैं हर्निया. देन बी स्ट्रक्चर इसका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है नैरोइंग हो जाना. क्यों हो जाना? अगर वहाँ पर सेल्स इन्फ्लेम्ड हो गए या फिर सेल्स का जो साइज है वो इंक्रीज हो गया है तो ल्यूमन क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर बोलते हैं. देन सी एब्डोमिनल सिस्ट भी इसका राइट आंसर नहीं है. Barrett's esophagus एक कंप्लीटली डिफरेंट कंडीशन है जिसमें सेल्स एक ईसोफेगस के जो सेल हैं वो इंटेस्टाइन के सेल्स में चेंज हो जाते हैं. सो इसका राइट आंसर क्या है? हर्निया. नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ? गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज सबसे कॉमन कोज है किसका? ठीक है, तो ए है सीवियर डायरिया का, बी इंडाइजेशन का, या फिर सी हर्निया, या फिर डी सिरोसिस. सो क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है. ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ. गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज सबसे कॉमन कारण है किस कंडीशन का? अगर सीवियर डायरिया है तो क्या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज GERD सबसे कॉमन कारण है, सबसे कॉमन कोज है सीवियर डायरिया का? नहीं. बी इंडाइजेशन का? यस. अगर पेशेंट को इंडाइजेशन हो रही है तो हम कह सकते हैं कि
सबसे जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज है वो सबसे कॉमन कोज है किसका? इंडाइजेशन का। अगर पेशेंट को इंडाइजेशन है तो हाँ हम बोल सकते हैं कि उसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज हो सकता है। सो बी इज द राइट आंसर। सी हर्निया, क्या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज सबसे कॉमन कोज है हर्निया का? हर्निया जब होता है तो पेशेंट को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज हो सकती है, लेकिन क्या अगर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज है तो हर्निया होता है? मीन्स क्या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज की वजह से हर्निया होता है? नहीं, हर्निया की वजह से गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज पेशेंट को देखने को मिल सकता है। सो ये भी रॉन्ग आंसर है। सीवियर डायरिया भी, सिरोसिस भी कॉमन कोज नहीं है किसका? गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज का। सो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज इंडाइजेशन का एक मोस्ट कॉमन कोज है। नेक्स्ट है बेबीज एंड चिल्ड्रन डू नॉट डेवलप GERD। ट्रू और फॉल्स है कि बेबीज और चिल्ड्रन जो है वो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज उनमें नहीं होती। सो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? सो ये फॉल्स है। सो इसका राइट आंसर क्या है? बी, क्योंकि बेबीज और चिल्ड्रन को भी GERD हो सकता है। GERD किसी भी एज में हो सकता है, दो जब आपकी एज इंक्रीज होती है तो GERD के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन बेबीज और चिल्ड्रन में भी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज होता है। सो दिस इज फॉल्स। देन है GERD इज डायग्नोज बाय ब्लड टेस्ट। क्या हम GERD को ब्लड टेस्ट के थ्रू डायग्नोज कर सकते हैं? सो दो ऑप्शन है, ट्रू एंड फॉल्स। सो फॉल्स, हम GERD को ब्लड टेस्ट के थ्रू डायग्नोज नहीं कर सकते। GERD के लिए ब्लड टेस्ट, अगर किसी पेशेंट को GERD है तो वो किसी भी ब्लड टेस्ट में नहीं आएगा कि इस पेशेंट को GERD है। कुछ इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि एंडोस्कोपी, वो सब हम करते हैं GERD को डायग्नोज करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोनिक PPI थेरेपी कोजेज। अगर किसी पेशेंट को हम लॉन्ग टर्म से प्रोटोन पंप इनिबिटर्स दे रहे हैं तो क्या होगा? प्रोटोन पंप इनिबिटर्स क्या करता है अभी हमने डिस्कस किया था। सो ए ऑप्शन है स्टमक अल्सर, बी एलर्जिक रिएक्शन, सी इंक्रीज इन इन्फेक्शन और डी नन। सो क्रोनिक PPI थेरेपी से क्या होता है, जब काफ़ी टाइम से पेशेंट प्रोटोन पंप इनिबिटर्स ले रहा है तो क्या होगा, एसिड रिफ्लक्स को प्रोटोन पंप इनिबिटर्स उसके अमाउंट को रिड्यूस करते हैं जिससे एसिड रिफ्लक्स प्रिवेंट होता है। तो उससे क्या होता है, क्या ये स्टमक अल्सर कोज करता है? नहीं, क्योंकि अगर एसिड प्रोटोन पंप इनिबिटर्स एसिड को रिड्यूस करें तो स्टमक अल्सर्स तो ठीक होंगे ना कि बनेंगे। देन बी एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शन PPI से हो सकती है, वो बिगनिंग में ही होती है। क्रॉनिक PPI से एलर्जिक रिएक्शन नहीं हो सकती। अगर PPI से एलर्जी है तो वो एकदम पेशेंट को लेने से पता लग जाएगा। तो एलर्जिक रिएक्शंस भी नहीं है क्रॉनिक PPI से। सी इंक्रीज इन इन्फेक्शन, यस, दिस इज द राइट आंसर, इंक्रीज इन इन्फेक्शन। अब इंक्रीज इन इन्फेक्शन क्यों होगा? क्रॉनिक प्रोटोन पंप इनिबिटर्स क्या करते हैं, एसिड के रिफ्लक्स को रिड्यूस करते हैं, एसिड को प्रिवेंट करते हैं, उसके अमाउंट को रिड्यूस करते हैं। अगर एसिड जो है स्टमक में HCl, वो फूड की डाइजेशन का भी काम करता है। एक और काम वो करता है डिफेंस का। कैसे? जैसे ही हम फूड स्वेलो करते हैं, फूड के स्वॉलोइंग के साथ हम काफ़ी सारे माइक्रोब्स, जर्म्स भी स्वॉलो कर लेते हैं। उस जर्म्स को किल करने का काम कौन करता है? वो भी स्टमक एसिड ही करता है। तो अगर स्टमक एसिड के अमाउंट को रिड्यूस करते हैं और क्रॉनिक टाइम से, काफ़ी लंबे टाइम से स्टमक के एसिड को रिड्यूस करे जा रहे हैं, तो जो जर्म्स हैं वो आराम से जाएंगे, उन्हें कोई डर नहीं है, क्योंकि स्टमक के एसिड का जो अमाउंट है वो बहुत रिड्यूस हो चुका है और इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाएगा बॉडी में। सो क्रॉनिक PPI से इंक्रीज इन इन्फेक्शन हो सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इन GERD फैसिलिटेट गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। सो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग में कौन सी ड्रग हेल्पफुल है GERD में? सो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज में एक और रीज़न भी होता है जिसकी वजह से GERD हो सकता है, डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग का मतलब है जिससे सपोज दिस इज ईसोफेगस, ये स्टमक है एंड दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। सो डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग बेसिकली क्या होता है कि स्टमक में ही फूड पड़ा हुआ है और वो आगे पास नहीं हो पा रहा, इसको बोलते हैं डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। इसके कई रीजंस हो सकते हैं। मे बी ये जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, पेरिस्टाल्सिस में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें पता है पूरी एलिमेंट्री ट्रैक में पेरिस्टाल्सिस होती है, मोटिलिटी होती है, मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से फूड आगे स्क्वीज होता है और आगे पास हो जाता है। या फिर ये जो पाइलोरस है, यहाँ के मसल थिक हो गए हैं जिसकी वजह से ल्यूमन नैरो हो गया है, जिसकी वजह से आगे फूड पास नहीं हो रहा, जिसको पाइलोरिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, उससे भी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग नहीं होती।
राइट। सो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है जिससे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग में डिले होता है, जिसको बोलते हैं डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। सो कौन सी ड्रग हेल्पफुल है इस कंडीशन में? प्रोकाइनेटिक ड्रग, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, एल्जीनेट या फिर सोडियम एल्जीनेट और नन। सो इसका राइट आंसर क्या है? प्रोकाइनेटिक ड्रग। सो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स क्या होते हैं? बेसिकली प्रोकाइनेटिक ड्रग या फिर प्रोमोटिलिटी ड्रग्स बोलते हैं इसको। ये क्या करते हैं? ये हमारा जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है इसको स्ट्रेंथन करते हैं, मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। ये जो पूरे एलिमेंट्री ट्रैक्ट है इसमें जो पेरिस्टालसिस हो रही है उसको इंक्रीज करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो फूड होता है वो आगे स्क्वीज डाउन हो जाता है, आगे स्क्वीज हो जाता है और पास हो जाता है, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। सो ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग में हेल्प करते हैं, ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग करवाते हैं, या फिर इन ड्रग्स को हम डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग में दे सकते हैं। सो दीज आर द प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। कॉमन प्रोकाइनेटिक ड्रग्स हमारे कौन से हैं? मेटोक्लोप्रामाइड, सिसाप्राइड है, और आगे एक और ड्रग पढ़ेंगे वो भी प्रोकाइनेटिक ड्रग है। देन है प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग में हेल्प नहीं करता, जबकि एसिड रिफ्लक्स या फिर एसिड का अमाउंट रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सोडियम एल्जीनेट भी क्या है? एंटासिड है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग में हेल्प नहीं करता। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर डिनर टाइम अ पेशेंट अवेक्स टू रिपोर्ट फूड इज कमिंग अप इन द बैक ऑफ देयर थ्रोट। सो ये एक रीजनिंग क्वेश्चन है। पेशेंट ने रिपोर्ट किया है, नर्स को किया है या डॉक्टर को किया है कि उसने डिनर कर लिया है और अब वो सपोज एज्यूम कर सकते हैं आप, क्योंकि डिनर कर लिया तो अब वो सोने गया होगा और वो कह रहा है कि जो फूड है वो वापस उसके गले में आ रहा है, एंड देयर इज अ बिटर टेस्ट इन द माउथ, और माउथ में जो है कड़वा टेस्ट आ रहा है रिफ्लक्स होने की वजह से। व्हाट इंटरवेंशन विल यू परफॉर्म नेक्स्ट? अब आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, आप पेशेंट के साथ क्या करेंगे? अब क्या इंटरवेंशन परफॉर्म करेंगे? सो ए ऑप्शन कहता है परफॉर्म डीप सक्शनिंग, आप डीप सक्शनिंग कर देंगे। बी कहता है असिस्ट द पेशेंट इनटू सेमी फाउलर पोजीशन, कीप द पेशेंट नील बाय माउथ, एमबीएम, उसको नील बाय माउथ, कुछ नहीं देना खाने को। डी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड मिल्क प्रोडक्ट, आप बोलोगे कि मिल्क प्रोडक्ट मत ले, शायद इसलिए खाना ऊपर वापस आ रहा है थ्रोट में। सो इसका राइट आंसर क्या है? असिस्ट द पेशेंट, बी, इनटू सेमी फाउलर पोजीशन। क्योंकि GERD में क्या होता है? गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज में अगर आपने डिनर किया है या फिर आपने लार्ज मील ली है, उसके बाद फूड लेने के बाद आप सीधा सुपाइन पोजीशन में लेट गए हैं, लाई डाउन करा आपने सीधा, उससे क्या होता है कि रिफ्लक्स और होता है, इजीली होता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर उस टाइम पर और रिलैक्स हो सकता है, और जो एसिड है स्टमक से वो वापस इसोफेगस में इजीली आ जाता है GERD के केस में। तो इसलिए पेशेंट को हम सीधा ना लेटने के बजाय उसको ये सजेस्ट करेंगे कि आप सेमी फाउलर पोजीशन में, मींस जो हेड साइड है वो थोड़ा सा रेज कर देंगे। इस पोजीशन में अगर पेशेंट डिनर के बाद लाई डाउन करेगा तो GERD में या फिर एसिड रिफ्लक्स में उसको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। Then है which test is used to assess the function of esophagus and lower esophageal sphincter? So आपने हमेशा क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। ये क्या बोल रहा है कि कौन सा टेस्ट है जो किया जाता है जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर और इसोफेगस के फंक्शन को असेस करने के लिए किया जाता है। इसमें ऑप्शन क्या है? ए एंडोस्कोपी, बी पीएच मॉनिटरिंग, सी इसोफेजियल मैनोमेट्री या फिर डी निसन फंडोप्लिकेशन। सो ए एंडोस्कोपी नहीं, क्योंकि एंडोस्कोपी से हम फंक्शन नहीं देखते। एंडोस्कोपी क्या है? एंडोस्कोप हम डालते हैं माउथ से इंटेस्टाइन में, इसोफेगस से स्टमक एंड देन ड्यूडेनम तक, तो वहाँ पर हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि कोई एबनॉर्मल तो नहीं है, या फिर टिश्यू की जो लाइनिंग है, टिश्यू लाइनिंग मीन्स जो इसोफेगस की जो लाइनिंग है उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है। पीएच मॉनिटरिंग नहीं, पीएच मॉनिटरिंग में हम जस्ट पीएच चेक करते हैं कि इसोफेगस में क्या पीएच है। निसन फंडोप्लिकेशन क्या है? डी निसन फंडोप्लिकेशन एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम अपर पार्ट जो है स्टमक का वो रैप कर देते हैं अराउंड दी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। सो निसन फंडोप्लिकेशन हम GERD के लिए करते हैं, लेकिन ये इसोफेगस और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के फंक्शन को असेस करने के लिए नहीं करते। सो राइट आंसर इसका क्या है? सी इसोफेजियल मैनोमेट्री। इसोफेजियल मैनोमेट्री की जाती है इसोफेगस और LES के फंक्शन को असेस करने के लिए। The next question है बेथेनिकोल and यूरेकोलिन for treatment of GERD is what type of drug? बेथेनिकोल एंड यूरेकोलिन किस टाइप का ड्रग है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए? ए है प्रोटोन पंप इनहिबिटर, बी हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर, सी प्रोकाइनेटिक या फिर डी म्यूकोजल हीलिंग एजेंट।
सो बेथेनिकोल या फिर यूरेकोलिन जो ड्रग है ये क्या है, ये भी एक प्रोकाइनेटिक ड्रग है। सो ये भी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग में हेल्प करती है, मीन्स डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को ट्रीट करती है और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग करती है। सो यूरेकोलिन भी क्या करेगी, फूड को आगे स्क्वीज डाउन करने में हेल्प करेगी, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को भी स्ट्रेंथन प्रोवाइड करेगी। सो प्रोटोन पंप इनिबिटर्स ये नहीं है, प्रोटोन पंप इनिबिटर्स मैंने आपको बता दिए, वो 5 जो पहले बताए थे वही यूज होते हैं। हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर भी वो वाले होंगे, रेनेटिडीन वाले जिनके पीछे डीन आ रहा है। प्रोकाइनेटिक है, ये म्यूकोजल हीलिंग एजेंट भी नहीं है। सो नेम से यहाँ पर क्लियर है यूरेकोलिन। सो यूरेकोलिन जो है एक और जगह बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज है, वो है यूरिनरी ब्लैडर। अगर यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी नहीं होता किसी पेशेंट का, उसको रिटेंशन, यूरिन रिटेंशन की प्रॉब्लम है और जो ब्लैडर है यूरिन ब्लैडर वो एम्प्टी नहीं हो रहा, तब भी यूरेकोलिन पेशेंट को दिया जाता है। देन है गैस्ट्रिक जूस कंटेन। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गैस्ट्रिक जूस क्या कंटेन करता है इन चारों ऑप्शन में से? ए लाइपेज, पेप्सिन एंड रेनिन, बी ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड रेनिन, सी ट्रिप्सिन, पेप्सिन एंड रेनिन, या फिर डी ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड लाइपेज। सो इसका राइट आंसर है ए लाइपेज, पेप्सिन एंड रेनिन। सो लाइपेज क्या करता है, लिपिड की डाइजेशन, पेप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन करता है, और रेनिन बच्चों में प्रेजेंट होता है, मिल्क की डाइजेशन में हेल्प करता है। सो ये तीनों गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। रेनिन किड्स में प्रेजेंट होता है, बेबीज इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है, इनफैक्ट एडल्ट में गैस्ट्रिक जूस में नहीं होता। लेकिन ट्रिप्सिन, इन तीनों ऑप्शन में ट्रिप्सिन है। तो ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन पैंक्रिएटिक जूस में तो प्रेजेंट होता है, वहां पर प्रोटीन की ब्रेकडाउन करता है, लेकिन गैस्ट्रिक जूस में ट्रिप्सिन प्रेजेंट नहीं होता। सो राइट आंसर इसका क्या है, ए। So I hope you understood this video. If you understood, then please like, subscribe and share to my channel. Thank you for watching.